हाय एवरीवन। तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी हिस्ट्री के नेक्स्ट चैप्टर के बारे में। तो हम लोग क्लास 6 के एनसीईआरटी हिस्ट्री को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने चैप्टर 8 तक डिस्कस कर लिए थे। तो आज हम लोग चैप्टर 9 के बारे में यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो चैप्टर 9 में क्या है? व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। ठीक है, ये हमारा चैप्टर का नाम है, व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री, ट्रेडर्स, किंग्स एंड पिलग्रिम्स। ठीक है, तो इसमें एक कहानी दी गई है जो कि ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसको हम लोग यहाँ पे नहीं देखते हैं, आगे देखते हैं चैप्टर में। तो यहाँ पे चैप्टर में टॉपिक है व्यापार और व्यापारियों के बारे में जानकारी। ठीक है, तो यहाँ पे किसके बारे में जानकारी करनी है? तो यहाँ पे व्यापार और उसकी व्यापारी के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। यहाँ पे तो क्या क्या जानकारी मिलती है यहाँ से, तो हम लोग देखते हैं। तो चैप्टर 8 में हम लोगों ने काली पालिश वाले बर्तन के बारे में देखा था। ठीक है, जो फर्स्ट में वैदिक काल में थे वो धूसर वाले मृदभांड थे, और यहाँ पे जो देखे थे वो काले पालिश वाले थे। ठीक है, जो चैप्टर 8 में देखे थे, तो उसके बारे में बोले है। ये खूबसूरत बर्तन खास तौर से इनकी कटोरियाँ तथा थालियाँ इस उपमहाद्वीप के अनेक पूरा स्थलों से मिले हैं। फिर यहाँ पे देखते हैं कि ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जहाँ ये बनते थे वहाँ से व्यापारी इन्हें ले जाकर अलग अलग जगहों पर बेचते थे। फिर दक्षिण भारत सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च। ठीक है, जो दक्षिण भारत है वो सोना, मसाला और यहाँ पे काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, तो जो दक्षिण भारत था वो क्या क्या के लिए प्रसिद्ध था? सोने के लिए, मसाले के लिए, काली मिर्च के लिए और कीमती पत्थरों के लिए। और जो काली मिर्च है, तो वो काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी। ठीक है, जो काली मिर्च थी उसकी रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से बुलाते थे। ठीक है, तो जो काली मिर्च थी उसको काले सोने के नाम से बुलाते थे। व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाजों और सड़कों के रास्ते रोम पहुंचाते थे। दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले हैं। इससे यह अंदाजा लगाया जाता है कि उन दिनों रोम के साथ बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था। ठीक है, तो रोमन से ऐसे बहुत से चीज़ मिले हैं, अनेक जो रोमन है वहाँ से सोने के सिक्के मिले हैं अनेक। तो इससे यह अंदाज़ा लगाया गया है कि जो उस टाइम में रोमन साम्राज्य थे, उसका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था। तो फिर यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इस यहाँ पे एक क्वेश्चन बन रहा है जो कि इम्पोर्टेंट है। प्राचीन काल में काला सोना किसे कहा गया है? ठीक है, प्राचीन काल में काला सोना किस खाद्य पदार्थों को कहा गया है? प्राचीन काल में काला सोना किस खाद्य पदार्थ को कहा गया है? ठीक है, तो यहाँ पे काले सोना किसे कहा गया है, तो किस खाद्य पदार्थ को? तो वो है काली मिर्च। उसका आंसर क्या है? काली मिर्च। ठीक है, यहाँ पे तो फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि आगे में क्या है। तो यहाँ पे व्यापार से जुड़ी एक कविता है। ठीक है, व्यापार से जुड़ी एक कविता है जो कि संगम कविता में, ठीक है, जो संगम कविताएं होते थे, जो संगम साहित्य होते थे, वो व्यापार का प्रमाण मिला है। ठीक है, वहां से जो संगम कविता होते थे, जो संगम साहित्य होते थे, वहां से व्यापार के प्रमाण मिले हुए हैं। बस यहाँ पे यही इम्पोर्टेंट है, जो संगम साहित्य है वहां से व्यापार के प्रमाण मिले हैं। फिर यहाँ पे देखते हैं समुद्र तटों से लगे राज्य। ठीक है, तो यहाँ पे इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग में बड़ा तटीय प्रदेश है। इनमें बहुत से पहाड़, पठार, नदी के मैदान है। ठीक है, जो यह तटी है, जो तटीय प्रदेश है, उनमें बहुत से पहाड़ है, पठार है और नदी के मैदान है। नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ है। जो यहाँ पे दक्षिणी भाग में नदियों के मैदान है, ठीक है, दक्षिणी भाग में नदियों के मैदान है, उस मैदानी इलाकों में सबसे उपजाऊ कौन है?
उस मैदान में सबसे उपजाऊ यहाँ पे कावेरी का मैदान है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। उपमहाद्वीप के दक्षिणी तटीय प्रदेश में निम्न नदी का मैदानी इलाका सबसे उपजाऊ है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा है उसका आंसर, तो ये है कावेरी का मैदान, ये सबसे उपजाऊ है। फिर उसके बाद मैदानी इलाके तथा तटीय इलाकों के सरदारों और राजाओं के पास धीरे धीरे काफी संपत्ति और शक्ति हो गई। संगम कविताओं में मूवेंदार, ठीक है, या अब यहाँ पे एक शब्द आया है मूवेंदार, तो यहाँ पे देखते हैं कि ये मूवेंदार होता क्या है। ठीक है, मूवेंदार क्या होता है यहाँ पे, तो जो प्राचीन काल में मूवेंदार होते थे वो क्या होते थे वहां पे, तो जो चोल, चेर और पांड्य तीनों राजवंशों के मुखिया, ठीक है, चोल, चेर और पांड्य जो तीनों राजवंशों के मुखिया होते थे उनके लिए यह शब्द प्रयुक्त किए जाते थे, मूवेंदार। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है देखते हैं। यह एक तमिल शब्द है और जो मूवेंदार है वो कौन सा शब्द है, वह एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ तीन मुख्य, जैसे कि मैंने बताया कि ये चोल, चेर और पांड्य जो तीनों राजवंशी होते हैं उनके मुखिया के लिए यह शब्द प्रयुक्त किया जाता है। तो यहाँ पे मुखियाओं के लिए किया गया है। ठीक है, शासक परिवारों के इसका प्रयोग तीनों शासक परिवारों के मुखियाओं के लिए किया गया है। और वो शासक परिवार में कौन कौन थे यहाँ पे, तो वो थे चोल, चेर और पांड्य, जो कि करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफी शक्तिशाली माने जाते थे। जो ये तीन शासक परिवार थे वो दक्षिण भारत में शक्तिशाली माने जाते थे काफी। इन तीनों मुखियाओं ने अपनी अपने दो सत्ता केंद्र थे। ठीक है, और जो ये तीन मुखिया थे उनके दो अपने अपने सत्ता केंद्र थे। इनमें से एक तटीय हिस्से में और दूसरा अंदरूनी हिस्से में। इस तरह 6 केंद्रों में से 2 बहुत महत्वपूर्ण थे। एक चोलों का पतन पुहार, ठीक है, यहाँ पे चोलों का पतन मतलब बोले तो यहाँ पे बंदरगाह, जो चोलों का बंदरगाह था पुहार वो, और कावेरी पट्टनम, ठीक है, और दूसरा था पांड्यों की राजधानी मदुरई। ठीक है, तो ये यहाँ पे 2 बहुत महत्वपूर्ण हिस्से थे यहाँ पे। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं, तो इसमें एक क्वेश्चन भी यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं कि जो पांड्यों की राजधानी थी वह क्या थी। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट रहते हैं यहाँ पे। तो जो पांड्यों की राजधानी थी वह क्या थी, तो वो थी मदुरई। ठीक है, जो कि आईएमपी है यहाँ पे। और फिर इसके बाद यहाँ पे आगे देखते हैं हम, ये मुखिया लोगों से नियमित कर के बजाय उपहारों की मांग करते थे। कभी कभी ये सैनिक अभियानों पर भी निकल पड़ते थे और आसपास के इलाकों से शुल्क वसूल कर लाते थे। इनमें से कुछ धन वे अपने पास रख लेते थे, बाकी अपने समर्थकों, नाते रिश्तेदारों, सिपाहियों तथा कविताओं, जो भी कवियों रहते थे उनके बीच में इसको बांट देते थे। और जो अनेक संगम कवियों ने उन मुखियाओं की प्रशंसा में कविताएं लिखी है, तो जो उन्हीं कीमती जवाहरात, सोने, घोड़े, हाथी, रथ, जो सुंदर कपड़े दिया करते थे इसके लिए। फिर उसके बाद लगभग 200 वर्षों बाद, ठीक है, 200 वर्षों बाद पश्चिम भारत में, जो कि ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, तो ये देखते हैं। तो लगभग 200 वर्षों के बाद पश्चिम में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ गया। तो जो ये संगम काल के बाद आता है, जो सातवाहन शासक है वो संगम काल के बाद आता है सातवाहन शासक। तो जो सातवाहन शासक में सबसे प्रमुख राजा थे वो कौन थे, गौतमी पुत्र सातकर्णी थे। ठीक है, सातवाहनों में सबसे प्रमुख राजा यहाँ पे गौतमी थे, जो कि गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी थे। उनके बारे में हमें उसकी माँ गौतमी बलश्री द्वारा दान किए गए एक अभिलेख से पता चलता है। तो यहाँ पे जो गौतमी पुत्र थे श्री सातकर्णी, इनके बारे में पूरी जानकारी कहाँ से मिलती है, तो इनकी माँ गौतमी बलश्री, ठीक है, जो इनकी माँ है गौतमी बलश्री, उनके द्वारा दान किए गए एक अभिलेख है, तो वहां से पता चलेगा। जो राजा थे गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी, उनके बारे में एक उसकी माँ द्वारा, गौतमी बलश्री द्वारा एक अभिलेख दान किया गया है, तो वहां से पता चलेगा। और वह अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे।
दक्षिणा पथ का शाब्दिक अर्थ है दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता होता है, ठीक है। तो दक्षिणा पथ है उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता। पूरी दक्षिणी क्षेत्र के लिए भी यही नाम प्रचलित था। श्री सातकर्णी ने पूर्वी पश्चिमी तथा दक्षिणी तटों पर अपनी सेनाएं भेजी थी, और जो उस टाइम में ये गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी था वो अपने माता के नाम पे था, ठीक है। जो सातकर्णी राजा का नाम था वो उनके माता के नाम पे यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो इससे हम यह पता लगा सकते हैं कि सातवाहन शासकों के पहले उनकी माताओं का नाम रहता था, ठीक है। जो सातवाहन शासक होते थे उनके नाम के पहले उनकी माताओं का नाम रहता था। तो यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है कि सातवाहन राजवंशों में मातृसत्तात्मक थी, ठीक है। जो सातवाहन राजवंश थे उसमें मातृसत्तात्मक थी नहीं, जबकि इसमें पितृसत्तात्मक भी था, लेकिन माताओं के नाम को इसमें प्राथमिकता दी जाती थी, तो इसलिए माता का नाम पहले होता था, ठीक है। तो फिर यहाँ पे आगे देखते हैं, रेशम मार्ग की कहानी। नहीं, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है वो यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। तो जो सातवाहन वंश का सबसे प्रतापी एवं प्रमुख राजा थे वह कौन थे, सातवाहन वंश का सबसे प्रतापी एवं प्रमुख राजा, तो यहाँ पे कौन थे, तो वो थे राजा गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी, ठीक है, ये थे। और फिर उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, और जो दक्षिणा पथ के स्वामी, ठीक है, जो दक्षिणा पथ के स्वामी थे वो कौन थे यहाँ पे, मतलब कौन कहे जाते थे, दक्षिणा पथ के स्वामी कौन कहे जाते थे, तो वो सातवाहन कहे जाते थे, ठीक है। दक्षिणा पथ के स्वामी कौन कहे जाते थे, ठीक है। तो यहाँ पे एक सातवाहन थे तो उसको कहे जाते थे, सातवाहन को दक्षिणा पथ के स्वामी कहे जाते थे। तो फिर इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग, रेशम मार्ग की कहानी, ठीक है, रेशम मार्ग की कहानी। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो रेशम मार्ग है उसकी कहानी यहाँ पे क्या है। तो यहाँ पे देखते हैं, कीमती चमकीले रंग और चिकनी मुलायम बनावट की वजह से रेशमी कपड़े अधिकांश समाज में बहुमूल्य माने जाते हैं, ठीक है। जो रेशमी कपड़े होते हैं वो कीमती होते हैं, चमकीले रंगीन होते हैं, चिकनी होती है, मुलायम जो उसकी बनावट होती है वो मुलायम होती है, उसकी वजह से अधिकांश समाज में बहुमूल्य माने जाते हैं रेशमी कपड़े को। रेशमी कपड़ा तैयार करना एक जटिल प्रक्रिया है, ठीक है, क्योंकि इसमें पहले रेशम के कीड़े से कच्चा रेशम निकाल कर फिर कच्चा रेशम निकालते हैं, फिर उससे उसकी सूत कताई होती है, फिर उसके बाद उससे कपड़ा बुना जाता है। तो यह रेशम बनाने की एक जटिल प्रक्रिया होती है जिसमें रेशम बनाने की तकनीकी का ठीक है। और यहाँ पे रेशम बनाने की जो तकनीकी का आविष्कार है वो सबसे पहले कहाँ हुआ था, तो सबसे पहले करीब 7,000 वर्ष पहले, ठीक है, 7,000 वर्ष पहले यह चीन में हुआ था। तो इस तकनीकी को उन्होंने हजारों साल तक बाकी दुनिया से छुपाए रखा था। और यहाँ पे जो रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार हुआ था चीन में, तो वह कई हजारों सालों तक, ठीक है, कई हजारों सालों तक यह जो बाकी और देश थे, जो बाकी दुनिया थी उनसे छुपाए हुए थे, जैसे ठीक है। तो यहाँ फिर पर चीन से पैदल, घोड़ों या ऊँटों पर कुछ लोग दूर दूर की जगह पर जाते थे और अपने साथ रेशमी कपड़ा भी ले जाते थे, जिससे ये लोग यात्रा करते थे, वह रेशम मार्ग के नाम से प्रसिद्ध हो गया, ठीक है। और जो ये यहाँ के जो रेशमी कपड़ा ले जाते थे और जिस रास्ते पे, ठीक है, जिस रास्ते से ये लोग यात्रा करते थे, ठीक है, जिस रास्ते से ये लोग यात्रा करते थे वह मार्ग किस नाम से वह मार्ग किस नाम से प्रसिद्ध हो गया, तो वह मार्ग रेशम मार्ग या तो सिल्क रूट के नाम से प्रसिद्ध हो गया। तो कभी कभी चीन के शासक ईरान और पश्चिमी एशिया के शासकों को उपहार के तौर पर
रेशमी कपड़े भेजते थे। यहाँ से रेशम के बारे में जानकारी और पश्चिम की ओर फैल गई। तो ऐसे जैसे कि चीन में इसका आविष्कार हुआ था, तो यह बाकी जो देश है, बाकी दुनिया से उनसे यह छुपाई हुई थी कि यहाँ पे रेशम बनाने का तकनीक का आविष्कार हुआ है। तो ऐसे जैसे कि यहाँ पे दूर दूर की जगह, कुछ लोग यहाँ पे दूर दूर की जगह पर जाते थे और अपने साथ रेशमी कपड़ा लेके जाते थे। ठीक है। और कभी कभी जो चीन के शासक होते थे वो ईरान और पश्चिमी एशिया के शासकों को उपहार के तौर पर कुछ रेशमी कपड़े भेज देते थे। तो ऐसे ही करते करते यहाँ से जो चीन है वहाँ से रेशम के बारे में जानकारी प्राप्त होती गई और पश्चिम एरिया की ओर यह फैल गई। ठीक है। तो ऐसे वहाँ पे रेशम के रेशम के जो कपड़े बनाए जाते थे वह दुनिया भर में फैलना स्टार्ट हो गया यहाँ पे। तो करीब 2000 साल पहले रोम के शासक और धनी लोगों के बीच रेशमी कपड़े पहनना एक फैशन बन गया। ठीक है। तो 2000 साल पहले रोम के शासकों और धनी लोगों के बीच रेशम के कपड़े पहनना एक फैशन बन गया। इसकी कीमत बहुत ही ज्यादा होती थी। ठीक है। इसकी कीमत क्या होती थी? बहुत ज्यादा होती थी, क्योंकि ये चीन से इसे लाने में दुर्गम पहाड़ी और रेगिस्तानी रास्तों से होकर जाना पड़ता था। ठीक है। इसको चीन से लाने में दुर्गम पहाड़ी और रेगिस्तानी रास्ते होते थे, उनसे होकर जाना पड़ता था। इसलिए जो इसकी कीमत थी वो बहुत ही ज्यादा होती थी। और इसके अलावा यही नहीं, रास्ते के आसपास रहने वाले लोग व्यापारियों से यात्रा शुल्क भी मांगते थे। जो व्यापारी यात्रा करते थे उनसे यात्रा शुल्क भी मांगते थे। तो इसलिए जो रेशमी कपड़े होते थे उसकी कीमत क्या होती थी? ज्यादा होती थी। ठीक है। तो फिर यहाँ पे हम लोग देखते हैं, जो सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाला शासकों में प्रसिद्ध कुषाण थे। ठीक है। जो सिल्क रूट पर नियंत्रित रखने वाले शासकों में से प्रसिद्ध कौन थे? तो वो थे कुषाण थे। करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर प्रथम शासन था। ठीक है। जो इनका शासन था कब? करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर ये कुषाणों का शासन था। पेशावर और मथुरा इनकी दो प्रमुख शक्तिशाली केंद्र था। ठीक है। तो जो पेशावर था और मथुरा था वो इनकी दो मुख्य एक शक्तिशाली केंद्र था। तक्षशिला भी इन्हीं के राज्य का हिस्सा था, और जो तक्षशिला था वो कुषाणों के ही राज्य का एक हिस्सा था। इनके शासन काल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी की मुहाने के पत्तनों तक जाती थी। ठीक है। और जो ये कुषाणों का शासन काल था उसी में ही सिल्क रूट की जो रेशम रास्ते की मतलब सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर कहाँ तक जाती थी? वो सिंधु की मुहाने के पत्तनों तक जाती थी। और फिर यहाँ से जहाजों द्वारा रेशम पश्चिमी की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुंचता था। ठीक है। जहाँ पे ये सिल्क रूट की जो एक शाखा है वो मध्य एशिया से होकर कहाँ तक जाती थी? सिंधु नदी के मुहाने के पत्तनों तक जाती थी। फिर वहां से जहाजों द्वारा वो रेशम पश्चिमी की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुंचता था। इस महाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी होने वाले शासकों में कुषाण थे। ठीक है। और जो ये उप महाद्वीप थे उसमें सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासक कौन थे? तो वो थे कुषाण थे। सिल्क रूट पर यात्रा करने व्यापारी इनका उपयोग किया करते थे, और जो सिल्क रूट पर यात्रा करते थे वो इन सोने के सिक्कों का यहाँ पे जो व्यापारी होते थे वो इनका उपयोग करते थे। तो इससे रिलेटेड हम लोग यहाँ पे फिर क्वेश्चन देख सकते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। तो कुषाण वंश के सबसे शक्तिशाली प्रमुख केंद्र कौन सा था? ठीक है। जो कुषाण वंश के प्रमुख शक्तिशाली केंद्र कौन सा था यहाँ पे? तो वो है पेशावर और मथुरा। ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे और क्वेश्चन है यहाँ पे, तो ये देखते हैं, कितने वर्ष पूर्व
ठीक है। कितने वर्ष पूर्व मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर इनका शासन था, कुषाणों का। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है कितने वर्षों तक मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर कुषाणों का शासन था। तो कब तक, कितने वर्षों तक था, तो यह कितने वर्षों पहले। ठीक है, तो यह है 2000 साल पहले। ठीक है, 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर कुषाणों का शासन था। तो यहाँ पे फिर एक क्वेश्चन है। ठीक है, ये तो ये क्वेश्चन बन गया यहाँ पे। और यहाँ पे ये पेशावर और मथुरा वाला एक क्वेश्चन बन गया, जो कि दो मुख्य शक्तिशाली केंद्र था। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन है कि सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासक कौन थे। ठीक है, सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासक कौन थे, तो वो कौन थे, तो वो थे कुषाण। ठीक है, कुषाण शासक थे जिन्होंने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे। फिर उसके बाद यहाँ पे देखते हैं कुषाणों में, आगे देखते हैं यहाँ पे बौद्ध धर्म का प्रसार। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि बौद्ध धर्म का प्रसार कैसे हुआ है। तो यहाँ पे देखते हैं कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध शासक कनिष्क था। ठीक है, तो यहाँ पे फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया यहाँ पे। तो क्या है यहाँ पे, कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था, तो ये था कनिष्क। ठीक है, उसने करीब 1900 साल पहले शासन किया। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन देख सकते हैं, उसने कितने साल पहले शासन किया है, तो वो है 1900 साल पहले। ठीक है, जो राजा कनिष्क थे वो। उसने एक बौद्ध परिषद का गठन किया, जिसमें एकत्र होकर विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि जो एक यहाँ पे फिर एक क्वेश्चन देख सकते हैं हम लोग। तो किस शासक ने बौद्ध काउंसिल, ठीक है, मतलब बौद्ध परिषद का गठन किया है, तो ये है राजा कनिष्क, जिन्होंने बौद्ध काउंसिल का गठन किया। तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 क्वेश्चंस देख लिए यहाँ पे। ठीक है, जो कि एकत्र होकर विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करते थे। बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित के रचनाकार कवि अश्वशुद्ध। ठीक है, जो बुद्ध की जीवनी थे, और वो क्या, जो बुद्ध की जीवनी किसमें लिखी हुई थी, तो वो है बुद्ध चरित, जिसके रचनाकार कौन थे, तो वो थे कवि अश्वघोष। तो ये कनिष्क के दरबार में रहते थे। ठीक है, जो राजा कनिष्क थे, तो ये उन्हीं के दरबार में रहते थे। अश्वघोष तथा अन्य बौद्ध विद्वानों ने अब संस्कृत में लिखना शुरू किया था। तो पहले वो प्राक भाषा में लिखते थे, फिर उसके बाद अब यह संस्कृत में लिखना शुरू कर दिए हैं। तो इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान, ठीक है, तो इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ। इसकी 2 मुख्य विशेषताएं थी। ठीक है, जो बौद्ध धर्म की एक नई धारा थी, तो वह क्या थी, तो वह थी महायान, जिसमें इसकी 2 मुख्य विशेषताएं थी। तो कौन कौन सी थी, तो पहला थी कि फर्स्ट क्या था इसमें, तो मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाया थे। ठीक है, जो मूर्ति होते थे उसमें जो मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति होती थी, वो सिर्फ कुछ संकेत के माध्यम से उसमें बताया जाता था। ठीक है, मिसाल के तौर पर उनकी निर्वाण प्राप्ति को पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था। और यहाँ पे मिसाल के रूप में एक पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा इसको दर्शाया गया है, उनकी प्राप्ति को। ठीक है, पर अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाने जाने लगी। ठीक है, पहले तो उनको मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति के संकेतों के माध्यम से उनको दर्शाया जाता था, अब उनकी बुद्ध की प्रतिमाएं बनाने जाने लगी। ठीक है, इनमें से अधिकांश मथुरा में और कुछ तक्षशिला में बनाया जाने लगी है। तो यहाँ पे आगे देखते हैं, फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। तो
कौन बुद्ध चरित के लेखक है, ठीक है। जो बुद्ध की जीवनी जो पुस्तक है बुद्ध चरित, उसके लेखक कौन है, उसके रचनाकार कौन है, तो वो है अश्वघोष, ठीक है, जो कि कनिष्क के दरबार में रहते थे। और जो कुषाणों के समय में, ठीक है, कुषाणों के समय में बौद्ध धर्म की एक नई शाखा का विकास हुआ था, तो वह शाखा कौन सी थी, ठीक है। बौद्ध, ये था ये क्वेश्चन, कुषाणों के समय में, कुषाणों के समय बौद्ध धर्म की नई शाखा का विकास हुआ था, ठीक है। कुषाणों के समय बौद्ध धर्म की नई शाखा का विकास हुआ था, तो वह शाखा कौन सी थी, तो वह शाखा थी महायान, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ, तो ये उसका आंसर है यहाँ पे। तो फिर उसके बाद यहाँ पे आगे देखते हैं। देखो फर्स्ट इसमें क्या था, तो फर्स्ट इसमें पहले तो जो मूर्तियाँ होती थी उसमें बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाया जाती थी। फिर उसके बाद उसमें बुद्ध की प्रतिमाएं बनाने जाने लगी। फिर उसके बाद इसमें सेकंड क्या था, दूसरा परिवर्तन क्या था, तो ये था बोधिसत्व, ठीक है। बोधिसत्व में, ठीक है, बोधिसत्व था, जो कि बोधिसत्व में आस्था को लेके आया, ठीक है। तो इसमें बोधिसत्व, तो फिर इसमें बोधिसत्व इसमें क्या है ये देखते हैं। बोधिसत्व ये क्या है, ठीक है। जो बोधिसत्व है वो कोई एक व्यक्ति होता है, जो उसे ही बोधिसत्व कहा जाता है। कोई एक व्यक्ति है उसे ही बोधिसत्व कहा जाता है। यानी कि जो बोधि होता है उसका मतलब क्या होता है, ज्ञान प्राप्त हो गया, ठीक है। जो बोधि है उसका मतलब क्या है, बोधि का मतलब है ज्ञान प्राप्त हो गया, ज्ञान प्राप्त हो गया है, ठीक है। बोधि का मतलब क्या होता है, ज्ञान प्राप्त हो गया है। यानी महात्मा बुद्ध ने जो भी शिक्षाएं दी है, महात्मा बुद्ध के द्वारा दी जाने वाली शिक्षा उनको अपने अंदर धारण कर चुके हैं, ठीक है। महात्मा बुद्ध के द्वारा जितनी भी शिक्षाएं दी गई है, तो उसे जो व्यक्ति है वो अपने अंदर पूरा धारण कर चुके हैं, तो वो होता है बोधिसत्व, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है देखते हैं। जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना करते थे, ठीक है। यहाँ पे बोधिसत्व का मतलब क्या बताया है, जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे, लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे। तो ये बोधिसत्व था यहाँ पे, इसके अकॉर्डिंग, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा काफी लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया, चीन, बाद में कोरिया तथा जापान तक भी फैल गई, ठीक है। जो बोधिसत्व की पूजा काफी लोकप्रिय हो गई। फिर उसके बाद यह जो बोधिसत्व है वो पूरे मध्य एशिया में, चीन में, फिर उसके बाद में कोरिया में, फिर जापान में, यहाँ तक यहाँ फैल गई। फिर जो बौद्ध धर्म का प्रसार पश्चिम और दक्षिण भारत में हुआ, जहाँ बौद्ध भिक्षुणियों के रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनों गुफाएं खोदी गई थी, ठीक है। तो उनके रहने के लिए पहाड़ों में एक गुफाएं खोदी गई थी, कई गुफाएं खोदी गई थी। इनमें से कुछ गुफाएं राजा और रानियों के आदेश पर बनाई गई थी, ठीक है। और जो इनमें से कुछ गुफा होते थे वो राजा और रानियों के आदेश पर बनाई गई थी। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं एक वर्ड आया है यहाँ पे, तो वो क्या है, थेरवाद, ठीक है। तो थेरवाद क्या है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो थेरवाद है वो बौद्ध धर्म का एक ब्रांच है, और इसी थेरवाद का इम्पैक्ट जो ये देश है उनमें देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पे कौन कौन से देश है, तो ये है श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया। तो ये इन थेरवाद की वजह से ही, इसी कारण
इन थेरवाद का जो इम्पैक्ट है वो इन देशों में देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है, बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला। थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन क्षेत्रों में कहीं अधिक प्रचलित है। तो यहाँ पे एक वर्ड आया है थेरवाद। तो थेरवाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे क्या होता है कि जो थेरवाद है वो बौद्ध धर्म का एक ब्रांच है, एक शाखा है। ठीक है, जो थेरवाद है वो बौद्ध धर्म का एक ब्रांच है, एक शाखा है, और इसी थेरवाद का जो इम्पैक्ट है वो इन देशों में देखने को मिलता है। ठीक है, तो थेरवाद का इम्पैक्ट कौन कौन से देश में देखने को मिलता है, तो वो दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया, और फिर उसके साथ साथ ये दक्षिण पूर्व एशिया, तो इसके अन्य भागों में भी फैला हुआ है। ठीक है, फिर इसके बाद आगे देखते हैं इसमें। तो ये सांची का स्तूप है। ठीक है, सांची के स्तूप एक सांची का स्तूप है जो कि यहाँ पे एक मूर्ति है, उसको यहाँ पे दिखाया गया है, जो कि यह यहाँ इस वृक्ष और उसके नीचे खाली आसन को देखो। ठीक है, जो यहाँ पे वृक्ष है और उसके नीचे जो खाली आसन है उसको इसमें देखने के लिए बोल रहा है कि जो मूर्तिकारों ने यह बताने के लिए खुदाई करके यह मूर्ति बनाई है कि बौद्ध को ज्ञान की प्राप्ति इसी वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान करते हुए। ठीक है, तो जो बौद्ध की ज्ञान की प्राप्ति होती है वो इसी वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान करते हुए थी। ठीक है, जो बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो इसी वृक्ष के नीचे बैठकर उन्हें ध्यान किया था उन्होंने। फिर यहाँ पे देखते हैं कि बाएं में मथुरा से बनी एक बुद्ध की प्रतिमा का चित्र है और दक्षिण में दाएं में बनी बुद्ध की प्रतिमा का एक चित्र है। तो यहाँ पे दोनों ही एक बौद्ध की प्रतिमा का चित्र है, जो कि एक मथुरा में बना है और एक तक्षशिला में बना है। फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि तीर्थ यात्रियों की जिज्ञासा। ठीक है, तो यहाँ पे तीर्थ यात्रियों की जिज्ञासा क्या है, यहाँ पे देखते हैं कि जो व्यापारी काफिलों में, जहाजों में, ठीक है, व्यापारी काफिलों में तथा जहाजों पर दूर दूर जाया करते थे। बहुत से तीर्थ यात्री भी उनके साथ साथ यात्रा पर निकल पड़ते थे। ठीक है, जो व्यापारी काफिले में जहाजों पे दूर दूर जाया करते थे तो उनके साथ ही बहुत से तीर्थ यात्री होते थे, वो भी इनके साथ ही यात्रा पे निकल जाते थे। ठीक है, फिर उसके बाद इसी तरह भारत की यात्रा पर आया चीनी बौद्ध तीर्थ यात्री फाशियन। ठीक है, तो यहाँ पे भारत की एक यात्रा पर कौन आया, तो वो है चीनी बौद्ध। ठीक है, चीनी बौद्ध तीर्थ यात्री, उसका नाम क्या था, फाशियन, जिसको हम लोग फायान फायान ठीक है, फायान के नाम से इसको हम लोग अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं। तो वो काफ़ी प्रसिद्ध है। वह करीब 1600 साल पहले आया। ठीक है, जो चीनी बौद्ध तीर्थ यात्री थे फाशियन, वो 1600 साल पहले आया। ठीक है, और उसके बाद श्वेन सांग। ठीक है, श्वेन सांग, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेन सांग। ये वेन सांग, ठीक है, वेन सांग है, इसको श्वेन सांग बोला है। तो यह 1400 साल पहले भारत आया। ठीक है, उसके करीब 50 साल बाद, उसके बाद 50 साल बाद कौन आया, तो वो है इंतसिंग आया। ठीक है, वे सब बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये 3 चीनी यात्री थे जो यहाँ पे बुद्ध से जुड़ी, ठीक है, बुद्ध से जुड़ी हुई, उसकी जीवन से जुड़ी हुई जगहों और जो प्रसिद्ध मठों थे उनको देखने के लिए यह भारत आए थे। ठीक है, तो इनमें से प्रत्येक तीर्थ यात्री ने अपनी यात्रा का वर्णन लिखा है। ठीक है, तो जो इनमें से प्रत्येक तीर्थ यात्री थे वो अपनी यात्रा का वर्णन लिखा है। इन्होंने अपनी यात्रा के दौरान आई मुश्किलों के बारे में भी लिखा। ठीक है,
और जो इन्होंने जो यात्रा करने के लिए आए थे वह अपनी यात्रा के दौरान कौन कौन सी मुसीबतें झेली थी, तो उनके बारे में भी इन्होंने यहाँ पे लिखा था। इन यात्रियों में कई वर्ष लग जाया करते थे, ठीक है, इन यात्राओं में कई वर्ष लग जाते थे। जिन देशों और मठों को उन्होंने देखा उनके बारे में उन्होंने लिखा, ठीक है। और यहाँ पे जो यात्रा के लिए आए थे भारत में, ठीक है, तो और वहाँ पे जिन देशों और मठों को उन्होंने देखा था वह उनके बारे में लिखा, ठीक है, उन्होंने उनके बारे में लिखा और उन किताबों के बारे में भी उन्होंने लिखा जिन्हें वे अपने साथ ले गए थे, ठीक है। और जो यात्रा के दौरान उन्होंने जो देखा था उसके बारे में उन्होंने लिखा था और किताबों के बारे में भी उन्होंने लिखा जिन्हें वे अपने साथ लेके चले गए ये किताबों को, ठीक है। फिर उसके बाद श्वेंतशांग, श्वेंतशांग भूमार्ग से, श्वेंतशांग कैसे वो वापस लौटे, तो वह एक भूमार्ग से चीन वापस लौटा, ठीक है। भूमार्ग से मतलब उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया से होते हुए वह चीन वापस लौटा। उसने सोने, चांदी और चंदन की लकड़ी की बनी बुद्ध की मूर्तियां तथा 600 साल से भी ज्यादा पांडुलिपियां एकत्र की थी, ठीक है। और जब वह तीर्थ यात्रा के लिए भारत आए थे तो वो उसने कौन कौन सी चीज़ें एकत्र की थी, तो उन्होंने सोने, चांदी और चंदन की लकड़ी से बनी बुद्ध की मूर्ति, ठीक है, चंदन की लकड़ी से बनी बुद्ध की मूर्ति और 6 साल से भी ज़्यादा पांडुलिपियाँ एकत्र की थी, ठीक है। तो पांडुलिपि के बारे में हम लोगों ने चैप्टर 1 में देखा था, ठीक है। तो वह 20 घोड़ों पर लाद कर ले गया। जो श्वेंतशांग थे वो ये सब चीज़ें को 20 घोड़े पे लाद के ले गया था। इनमें से 50 पांडुलिपियां उस समय खो गई जब सिंधु नदी पार करते हुए उसकी नाव उलट गई, ठीक है। और जो ये अपने साथ पांडुलिपियां एकत्र करके ले जा रहे थे उसमें से जो 50 पांडुलिपियां थे वो उसी समय ही खो गई जब वह ये नदी पार कर रहे थे, सिंधु नदी पार कर रहे थे। तो उस टाइम पार करते करते जो उसकी नाव थी वह यहाँ पे पलट गई थी, उलट गई थी, तो वहाँ पे इनकी 50 पांडुलिपियां खो गई थी। अपने जीवन का बाकी हिस्सा उसने बची हुई पांडुलिपियों का संस्कृत से चीनी अनुवाद करने में लगा दिया, ठीक है। और जो उसकी बाकी की जो जीवन थी वेनसांग की, वह अपनी बची हुई जिंदगी जो ये पांडुलिपि थे जो उन्होंने तीर्थ यात्रा के दौरान भारत से एकत्र करके ले गए थे, तो उसे संस्कृत से चीनी अनुवाद करने में लगा दिया, ठीक है। और जो पांडुलिपि थे वे संस्कृत में लिखा हुआ था तो उसको चीनी अनुवाद करने में उन्होंने अपना बाकी टाइम लगा दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे है तीर्थयात्री, ठीक है। तीर्थयात्री तो यहाँ पे क्या होता है, तीर्थयात्री वे स्त्री पुरुष होते हैं जो प्रार्थना के लिए एक पवित्र स्थान पर उसकी यात्रा करते हैं, जो पवित्र स्थान रहते हैं उसकी यात्रा करते हैं, उसको तीर्थयात्री कहते हैं। और जो एक और चीनी यात्री थे फाशियन, ठीक है, फाशियन, वह चीन वापस कैसे लौटा, तो यहाँ पे उसके बारे में बताया गया है। तो जो फाशियन ने अपने घर चीन वापस लौटने के लिए अपनी यात्रा कहाँ से शुरू की थी, तो उन्होंने अपनी यात्रा बंगाल से शुरू की थी। वह व्यापारियों के लिए जहाज पर चढ़ा, ठीक है, व्यापारियों के एक जहाज पर चढ़ा और वे 2 दिन ही चल पाए थे कि समुद्री तूफान में फंस गए, ठीक है। और जो वह उन्होंने अपनी यात्रा बंगाल से शुरू की थी और वह व्यापारियों के साथ ही एक जहाज पे चढ़ा, तो वो मुश्किल से 2 दिन ही चल पाए थे, अपनी यात्रा कर पाए थे कि समुद्री तूफान में बीच में वह फंस गए। व्यापारी अपने जहाज को डूबने से बचाने के लिए उसमें से अपने माल को फेंक कर जहाज को हल्का करने की कोशिश किए और जो व्यापारी अपना उसमें उस जहाज में जो अपनी माल लेके जा रहे थे उसको फेंक दिए, क्योंकि जो जहाज था वो डूब रहा था, ठीक है। तो उसको बचाने के लिए उस जहाज को हल्का करने के लिए अपने माल को फेंक कर जहाज को हल्का करने की कोशिश किए थे। फिर उसके बाद जो फाशियान थे उसने भी अपने सामान को फेंक दिया पर अपनी उन पांडुलिपियों और बुद्ध की मूर्तियों को नहीं फेंका, ठीक है। जो उन्होंने भारत से कलेक्ट किए थे पांडुलिपि और बुद्ध की मूर्ति,
तो उसको उन्होंने नहीं फेंका, जिन्होंने अपनी भारत यात्रा के दौरान इन्होंने संकलित किया था। अंततः 13 दिनों के बाद आंधी तूफान रुक गई, ठीक है। और फिर उसके बाद जो 13 दिन के बाद वो आंधी तूफान रुक गई। फिर उसके बाद उसने समुद्र का वर्णन इस प्रकार किया है जो कि यहाँ पे बताया गया है कि तो जो फाशियन थे वो इस तरह से वह चीन वापस लौटे थे। फिर उसके बाद यहाँ पे आगे देखते हैं नालंदा, ठीक है। नालंदा के बारे में देखते हैं कि तो नालंदा के बारे में तो बहुत सुना है, बहुत चर्चा में है नालंदा, जो कि शिक्षा का एक विशिष्ट केंद्र है, ठीक है नालंदा। तो यहाँ पे देखते हैं जो श्वेत सांग तथा अन्य तीर्थ यात्रियों ने उस समय के सबसे प्राचीन, ठीक है, जो श्वेत शांग तथा और जो भी तीर्थ यात्री थे उस समय के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा में अध्ययन किया था, ठीक है। जो उस टाइम के जो, ठीक है, उस टाइम के जो सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र था तो वह कौन था, तो वह था नालंदा, जो कि बिहार में है। तो वहाँ पे श्वेतसांग और जो अन्य तीर्थ यात्री थे वो सब ने लोगों ने यहाँ पे बौद्ध विद्या, यहाँ पे बौद्ध विद्या का केंद्र था जो कि यहीं से उन्होंने अध्ययन किया। उसमें नालंदा के बारे में इस प्रकार लिखा है, ठीक है। तो उसने नालंदा के बारे में यहाँ पे क्या लिखा है, तो उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है यहाँ के शिक्षक योग्यता तथा बुद्धि में सबसे आगे हैं, ठीक है। और जो वहाँ के शिक्षक थे वो बहुत योग्य थे और उनकी जो मेमोरी थी, उनकी बुद्धि थी वो बहुत अच्छी थी, ठीक है, ये बताया गया यहाँ पे। तो यहाँ पे बुद्ध के उपदेशों का वह पूरी ईमानदारी से पालन करते हैं। और यहाँ पे कोई जैसे कि कोई जगह है, कोई संस्था है, तो वहाँ पे तो कुछ नियम रहते ही हैं, ठीक है। कोई भी जगह विद्या का केंद्र है तो वहाँ पे कुछ उसके नियम हैं, जो मठ है उसके, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि उसके क्या क्या नियम हैं और जो वहाँ पे रहते थे उनको वह नियम मानना पड़ता था, ठीक है। तो देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सा नियम है, जिससे यहाँ पे देखते हैं कि पूरे दिन वाद विवाद चलते ही रहते हैं, जिससे युवा और वृद्ध दोनों ही एक दूसरे की मदद करते हैं, ठीक है। और विभिन्न शहरों से विद्वान लोग अपनी शंकाएं दूर करने यहाँ आते हैं। नए नए आगंतुकों से पहले द्वारपाल ही कठिन प्रश्न पूछते हैं, ठीक है। और जो यहाँ पे कोई भी नए लोग आते तो वहीं पे ही दरवाजे के पास ही, द्वार के पास ही जो द्वारपाल होते थे वही वहाँ पे कठिन क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर देते थे। अगर जो ये द्वारपाल जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वहाँ से तुम पास हो गए तो फिर तुम्हें अंदर जाने की परमिशन दी जाती थी, ठीक है। और जो द्वारपाल होते थे वो वहाँ पे जो नए आदमी आते थे उनसे 10 क्वेश्चन पूछते थे और 10 क्वेश्चन में अगर तुमने 7 से 8 आंसर सही दे दिया तभी तुम्हें अंदर जाने की परमिशन देती थी, वरना वहीं से बाहर भेज दिया जाता था, ठीक है। तो फिर यहाँ पे हम लोग आगे देखते हैं भक्ति की शुरुआत। तो अब देखते हैं कि जो भक्ति की शुरुआत हुई थी वह कैसे हुई थी, कब हुई थी, यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि इन दिनों देवी देवताओं की पूजा का चलन भी शुरू हुआ, ठीक है। जो इस टाइम में थे वो उस टाइम में देवी देवता की पूजा का भी चलन हुआ। बाद में हिंदू धर्म की यह प्रमुख पहचान बन गई। इसमें शिव, विष्णु और दुर्गा जैसी देवी देवताएं शामिल है, ठीक है। इन देवी देवताओं की पूजा भक्ति परंपरा के माध्यम से की जाती थी। भक्ति उस समय की काफी लोकप्रिय परंपरा बन गई। किसी देवी या देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी एक क्वेश्चन यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि भक्ति किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे जो कोई देवी देवता की प्रति श्रद्धा रहती थी उसको ही भक्ति कहा जाता था। तो भक्ति का पथ सबके लिए खुला था, चाहे वह धनी हो, चाहे गरीब हो, ऊंची जाति का हो, नीची जाति का हो, स्त्री हो, पुरुष हो। तो यहाँ पे जो भक्ति है वो हर कोई कर सकता था, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे ऊंचा हो, चाहे गरीब नीच जाति का हो। तो ये सब चीज मतलब कोई भी उसमें भक्ति कर सकती थी भक्ति में। तो भक्ति की मार्ग की चर्चा के जो भक्ति की मार्ग की चर्चा है वो हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ, ठीक है, हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भगवत गीता में की गई है। तो यहाँ पे फिर एक क्वेश्चन देख सकते हैं
कि जो भक्ति मार्ग की चर्चा की गई है वो कहाँ पे मिलता है, उसकी चर्चा कहाँ पे की गई है, तो है कौन सी ग्रंथ है, तो एक पवित्र ग्रंथ है, तो वो है भगवद गीता। यहाँ पे भक्ति मार्ग की चर्चा यहाँ पे की गई है, जो कि भगवद गीता महाभारत, जो भगवद गीता है वो महाभारत का एक हिस्सा है। तो जो ये भगवद गीता है उसमें भगवान कृष्ण ने अपने भक्त और जो अपने मित्र थे अर्जुन को, तो उनको उपदेश देते हुए ये सब चीज़ यहाँ पे बोला गया था, तो वही सब चीज़ बताया गया यहाँ पे भगवद गीता में। तो फिर उसके बाद यहाँ पे आगे देखते हैं, तो यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो इसको हम लोग यहाँ पे स्किप कर हाँ बस यहाँ पे ये लोग, यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट है, जो भक्ति मार्ग अपनाने वाले लोग होते थे, ठीक है, जो भक्ति की मार्ग को अपनाते थे वे लोग आडंबर के साथ साथ पूजा करने के बजाय ईश्वर के प्रति लगन तथा व्यक्तिगत पूजा पर जोर देते थे, ठीक है। और जो भक्ति मार्ग को जो अपनाते थे वह आडंबर नहीं करते थे, ठीक है, ठीक है, आडंबर नहीं करते थे, वो आडंबर करने के बजाय जो ईश्वर के प्रति लगन और जो भक्ति होती थी, व्यक्ति का जो पूजा होता था, उन पर जोर देते थे। और यहाँ पे जो कोई भी आराध्य होता था वो देवी देवता को जो सच्चे मन से उसकी पूजा की जाती थी, तो वह उसी रूप में उनको दर्शन देंगे, ये उस टाइम की ऐसा मान्यता थी, माना जाता था वहाँ पे। तो ये वराह के रूप में एक विष्णु है, ठीक है, विष्णु का ही एक रूप है वराह, जो कि एरण में है, मध्य प्रदेश की, ठीक है। यह एक शानदार मूर्ति विष्णु के वराह रूप की है, जो कि पुराणों के अनुसार जल में डूबी पृथ्वी को बचाने के लिए विष्णु ने वराह रूप धारण किया था, ठीक है। तो इन जो भगवान विष्णु है उन्होंने वराह रूप कब धारण किया था, तो ये भी यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो जब पृथ्वी जल में डूब रही थी, ठीक है, डूब रही थी, तो उसको बचाने के लिए भगवान विष्णु ने वराह रूप का धारण किया था। फिर उसके बाद जो पृथ्वी है उसको एक स्त्री के रूप में दर्शाया गया है। फिर इसके बाद यहाँ पे देखते हैं, तो ये भक्ति के बारे में हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ा सा चर्चा किया था। तो भक्ति शब्द एक भज शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है, विभाजित करना या तो इस हिस्सेदारी, और बाकी यहाँ पे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये भक्ति कहाँ से, कौन से शब्द से बना है, इसको देख सकते हैं, और इसका अर्थ क्या होता है बस ये यहाँ पे देख सकते हैं। फिर उसके बाद एक भक्त द्वारा लिखी गई कविता, तो ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, एक कविता है जो कि वो अपने आराध्य को लिखा है, भक्त द्वारा लिखा गया है। हिंदू, ठीक है, तो हिंदू को तो जानते ही हैं, तो जो हिंदू शब्द है वो इंडिया शब्द की तरह ही सिंधु या इंडस से निकला है, ठीक है। यह शब्द अरबों तथा यूनानियों द्वारा उन लोगों के लिए उपयोग किया जाता था। तो हम लोगों ने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा था कि जो भारत का नाम है वो हिंदुस्तान कैसे हुआ, इंडिया कैसे पड़ा, तो ये सब चीज़ के बारे में हम लोगों ने वहाँ पे डिस्कस किया था। फिर उसके बाद ये अन्यत्र यहाँ पे इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो फिर हम लोग यहाँ पे आगे देखते हैं, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, उसको हम लोग सिर्फ वही टॉपिक को हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ताकि आप लोग इसके बारे में पढ़े, इस चैप्टर को पढ़े, तो ऐसा ना लगे कि बहुत ज़्यादा बर्डन हो गया है। तो इसलिए जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है बस हम लोग वही डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। तो फिर यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड्स है यहाँ पे, जो क्या क्या वर्ड यूज़ हुआ था, तो व्यापारी था, मुवेंदार था, रास्ता या मार्ग, ये रेशम, तो जो ये रेशम वाला मार्ग था वो वाला था, कुषाण था, महायान था, और बोधिसत्व था, थेरवाद, तीर्थयात्री, भक्ति, तो ये सब चीज़ टॉपिक है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए हैं। फिर देखते हैं यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स है इस चैप्टर से रिलेटेड। तो यहाँ पे देखते हैं कि जो रेशम बनाने की कला की खोज हुई वह लगभग कब हुई, तो 7000 साल पहले, और यहाँ पे चीनियों के द्वारा की गई थी, ठीक है, इसकी खोज। फिर उसके बाद देखते हैं जो चोल, चेर तथा पांड्य, ठीक है, जो चोल, चेर तथा पांड्य शासक थे वो लगभग कब थे, तो वो थे 23 साल पहले, ठीक है। और जो रोमन साम्राज्य में रेशम की बढ़ती मांग ये
कब हुई, उसकी मांग बढ़ती हुई कब हुई, तो वह लगभग 2000 साल पहले हुआ था। और कुषाण शासक कनिष्क, ठीक है, जो कुषाण शासक कनिष्क है वह कब शासन किए थे, तो वह लगभग 1900 साल पहले शासन किया था। और जो फाशियान का भारत आगमन है, जो कि फाशियान एक चीनी तीर्थ यात्री थे, तो उसका आगमन भारत में कब हुआ था, तो 1600 वर्ष पहले हुआ था। और जो श्वेतशांग है उसकी भारत में आगमन कब हुआ था, तो 1400 साल पहले हुआ था, ठीक है। और फिर उन्होंने जो श्वेतशांग है वो अपनी भारत यात्रा के दौरान अपार की शिव, ठीक है, अपार की शिव एक रचना है, तो उसकी प्रस्तुति की, उन्होंने उसकी स्तुति की रचना की है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इसको सही जोड़ी बनाने के लिए यहाँ पे बोला है। तो देखते हैं कि दक्षिण पथ के स्वामी, ठीक है, तो जो दक्षिण पथ के स्वामी वो कौन होते थे, मूवेंदार यहाँ पे कौन होते थे, और अश्वघोष, ठीक है, अश्वघोष यहाँ पे कौन थे, बोधिसत्व यहाँ पे कौन थे, क्या थे, और श्वेतशांग थे वो क्या थे, तो ये सब चीज़ यहाँ पे बताया गया। तो ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि दो दक्षिण पथ के स्वामी थे, वह उसको क्या बोला जाता था, जो दक्षिण पथ के स्वामी होते थे उसको, तो उसको बोला जाता था सातवाहन शासक, ठीक है। फिर इसके बाद जो मूवेंदार होते थे वो 3 शासक वंश के लिए यूज़ किया जाता था, तो वो कौन कौन सी थी, तो चोल, चेर, पांड्य, ठीक है। और जो अश्वघोष था, ठीक है, जो अश्वघोष है तो उन्होंने एक बुद्ध चरित इसकी रचना की थी, ठीक है, जो कि बुद्ध की जीवनी पर आधारित है। और बोधिसत्व, बोधिसत्व यहाँ पे क्या है, तो बोधिसत्व एक महायान बौद्ध धर्म है, जो कि ये बोधिसत्व है वो बौद्ध धर्म से यहाँ पे रिलेटेड है। और जो श्वेतशांग है वो एक चीनी यात्री है जो 1400 साल पहले भारत आया था, ठीक है। तो फिर यहाँ पे देखते हैं कि और यहाँ पे क्वेश्चंस दिया है, जो कि राजा सिल्क रूट पर अपना नियंत्रण क्यों कायम करना चाहते थे, ठीक है, जो राजा होते थे वो सिल्क रूट पर अपना नियंत्रण क्यों चाहते थे, तो यहाँ पे हम लोग ये डिस्कस कर सकते हैं कि ये को क्यों चाहते थे। तो नॉर्मल हम लोगों ने चैप्टर पढ़ते पढ़ते देखा था कि जो शासक होते थे वो टैक्स के लाभ के लिए, ठीक है, टैक्स के लाभ के लिए वो सिल्क रूट पर अपना नियंत्रण कायम करना चाहते थे, ताकि उनको भी आमदनी हो, ठीक है, जो टैक्स लिया जाता था उससे राज्य की आय उस वहाँ पे बढ़ जाती थी। और वैसे यहाँ पे भक्ति की प्रमुख विशेषताएं हैं, तो ये सब चीज़ को हम लोगों ने डिस्कस किया था। और जो चीनी यात्री थे वो भारत क्यों आए थे, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जो चीनी यात्री थे, ठीक है, चीनी यात्री थे वो भारत क्यों आए थे, तो जो चीनी यात्री थे वो 3 लोग चीनी यात्री थे, तो कौन कौन थे, फायान, वेनसांग और इत्सिंग, जो कि भारत आए थे। तो ये चीनी यात्री क्यों भारत आए थे, तो वह बुद्ध के जीवन से जुड़ी, ठीक है, बुद्ध के उसके जीवन से जुड़ी कुछ जगहें थे, कुछ स्थल थे और उसे प्रसिद्ध मठ थे, तो वो सबको देखने के लिए वो जो चीनी यात्री थे वो भारत आए थे, ठीक है। तो आज का सेशन हम लोग इतना ही रखते हैं। अगर आपको इस क्लास से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी होगी तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, आप उसमें इंक्वायरी कर सकते हैं। और इस क्लास का जो क्लास हुआ है उसका पीडीएफ नीचे टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है उसमें अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।